Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for another session of Tiranga. आज तिरंगा के एक और सेशन के लिए हम लोग मिल रहे हैं एंड टुडे द टारगेट इज टू कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी। आज का जो हमारा टारगेट है वो बहुत ही सिंपल है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द फिजिकल ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी के रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको आज की क्लास के माध्यम से वी वुड ट्राई टू कंप्लीट, ताकि जो फिजिकल ज्योग्राफी थी एटलीस्ट वो हमारी कंप्लीट हो जाए। So I welcome all the students who have joined us for today's session. As all of you know, physical geography जो है that was one of the most challenging subjects जो आप लोग फेस करते थे because you were not able to understand many of the concepts. But ये जो तिरंगा सीरीज थी, इस सीरीज का जो हमारा लक्ष्य था वो यही था कि जो कोर टॉपिक्स हैं जीएटी के, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एटलीस्ट हम कवर कर ले जाए। तो कैप्टन तिरंगा जीएटी का मसीहा आपकी मदद करने के लिए इसलिए आया था। आई होप कैप्टन तिरंगा ने आपकी जो मदद की उससे आप सेटिस्फाइड है। शेयरिंग लिंक संजीव मैंने आपको दे दिया है। सो ऑल द फ्यूचर कैडेट्स, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाए। ये इस सीरीज के श्रृंखला जो हमने लगभग 7 सेशन हो चुके हैं और लगभग 7 सेशनों के अंदर हमने एंटायर फिजिकल ज्योग्राफी, तो जहां कोचिंग्स में आपको ये 2 से 3 महीना तक पढ़ाई जाती है फिजिकल ज्योग्राफी, इस पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को हमने हार्डली 7 क्लासों में कंप्लीट कर लिया। अनिकेत, अब ये सही हो रहा होगा। सो कैप्टन तिरंगा ने जो ज्योग्राफी पढ़ाई आई होप आपको समझ आई हो। बरसते भी हैं, बिल्कुल क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, गरजते और बरसते दोनों थे अभिषेक, ठीक है। ओके ठीक है, शेयरिंग लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा। सो आई होप आपको इस सीरीज से फायदा हुआ हो, बिकॉज वी आर डन विथ फिजिकल ज्योग्राफी नाउ। आज फिजिकल ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है। इसके बाद आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स या बाकी बचा हुआ जीएटी का जो टॉपिक है वो कवर करते हैं या नहीं। बिकॉज फ्रॉम जुलाई 1 जैसा मैंने बोला था, इट वुड बी मॉनिटर्ड कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। जैसा कि हमने देखा ग्रेजुअली बच्चों के नंबर कम होते गए हैं क्लास में। सो इफ इट कंटिन्यूज टू हैपन आफ्टर 1st of July, दैट इज आफ्टर टुडे, आई वुडंट बी एबल टू कंटिन्यू द सीरीज। प्रेशर बेल्ट आज की क्लास में होगा आदि। आई हैव गिवन द शेयरिंग लिंक, प्लीज आई वुड अर्ज, इल्तिजा है सभी बच्चों से कि सेशन को शेयर करें। हिमांशु बेटा आपका मैसेज दोबारा से कर दो, ठीक है। जिस बच्चे को पर्सनली कुछ पूछना है @SSB_success टेलीग्राम चैनल है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो और वहां मैसेज कर देना, मैं आपके रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वहां आपको सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। एचआर इसी सीरीज की वीडियोस आपको इसी सीरीज में बैक जाने पे मिल जाएंगी। कल क्लास नहीं होगी, टुमारो वी वुडंट बी होल्डिंग अ क्लास, या देखते हैं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वी वुड हैव वन। ओके ठीक है। कट ऑफ को लेके आज सेपरेट सेशन है, 350 के करीब गई थी, ठीक है। ओके, सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द, इट इज द लास्ट कॉल फॉर ऑल ऑफ यू टू शेयर द सेशन, बिकॉज आज अगर आप शेयर करते हैं तो शायद आपकी दामिनी और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं बेटा। सो फिजिकल ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी करने का प्लान था, बट आप लोग जैसा बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, एक बार पोल ले लेते हैं। ए पे पॉलिटी, बी पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सी पे साइंस एंड इंग्लिश, या डी पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वैसे प्रचंड आएगा तो करंट अफेयर्स तो बाद में ही करेंगे, या इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप पोल पे बताना मुझे कि आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो। लेट्स टेक द पोल नाउ। यू ऑल प्लीज टेल मी आपको कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। पॉलिटी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, साइंस एंड इंग्लिश चाहिए, या ज्योग्राफी चाहिए। देखते हैं ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं। पोल कर दो बेटा। सो मैक्सिमम बच्चे पॉलिटी पे ही कह रहे हैं कि पॉलिटी चाहिए। सो पॉलिटी को ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, बट वो तभी स्टार्ट हो पाएगी। आज अनमोल का असली वाला बर्थडे है, तो अनमोल हैप्पी बर्थडे। अभिषेक आपका एनालिसिस का रिस्पॉन्ड मैंने कर दिया है। इसी प्लेलिस्ट में जाके एचआर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे आपको तिरंगा की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक कर दो, आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगी। आदित्य चैनल को वीडियो को यहीं शेयर नहीं करना है, यहाँ पे तो जो बच्चे ऑलरेडी हैं वो वीडियो देख रहे हैं, आपको दूसरी जगहों पे जाके शेयर करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। अरिचमन, मेरा बिल्कुल मन नहीं है वीडियो सीरीज बंद करने का, बस दिक्कत वही है कि अगर एडिक्वेट नंबर में बच्चे नहीं आएंगे देन देयर इज नो वे आउट, ठीक है। Those of you who are new to the class, hi guys, I am Akshay from the 130th course of National Defense Academy and I would be helping you in this journey to crack your examinations. So हमने ज्योग्राफी का लगभग जो सिलेबस था मोर देन 60% कंप्लीट कर लिया, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी आज खत्म होने वाली है। यहां तक का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन।
अब इंडियन ज्योग्राफी बचेगी और क्लाइमेट बचेगी, जो हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। ओके ठीक है। सो आज हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की। नाउ आई एम मेकिंग द चैट प्राइवेट। अब क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? आज काफी सारी चीजें स्टडी करनी है। फर्स्ट जो चीज स्टडी करेंगे वो कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। दूसरी चीज जो स्टडी करेंगे वो है प्रेशर बेल्ट्स। तीसरी चीज जो स्टडी करेंगे वो है आपके विंड सिस्टम्स। ओके, सो दीज आर द कोर टॉपिक्स। अर्थक्वेक का मैं पीडीएफ दे देता हूं आपको। सीरीज आपके एक हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाती है, तो आई वुड अर्ज आप वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लें, या रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। दीप्ति, एक्सपायरी बढ़ाने के लिए मैंने कह दिया, बट इट इज नॉट इन माय हैंड्स, ठीक है। थैंक्स अ लॉट अनिकेत। सो सबसे पहले बात करते हैं सोलर इंसोलेशन की। वी ऑल हैव हर्ड वन थिंग। जब हम पढ़ रहे थे शुरुआती ज्योग्राफी के पार्ट पे, हमने क्या देखा था कि सूरज है और सूरज से जो रोशनी आती है, क्या वो अर्थ पे इवनली स्प्रेड होती है? आंसर वाज नो, ठीक है। टेलीग्राम पे डाल देंगे अनमोल। नहीं, बिल्कुल हमने देखा था जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा आएगी, टेम्परेट पे उससे कम आएगी, और पोलार रीजन पे सबसे कम जाएगी। सो ये जो इवनली स्प्रेड है क्या इंसोलेशन? आंसर इज नो, द सोलर इंसोलेशन इज नॉट इवनली स्प्रेड, ठीक है। ठीक है, सोलर इंसोलेशन इवनली स्प्रेड नहीं है, ठीक है। तो सोलर इंसोलेशन इवन नहीं था। अब क्या होता है जब सूरज की रोशनी आती है, आपको पता है जो सूरज की रोशनी आएगी, बहुत बढ़िया पूनम, सूरज की जो रोशनी आएगी हमने क्या देखा था, वो अर्थ तक पहुंचेगी। अर्थ की सरफेस, उसको इंसोलेशन इज सन रेज, इंसोलेशन इज सोलर लाइट जो अर्थ तक पहुंचती है, सोलर एनर्जी जो अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। ओके, तो सनलाइट पहुंची अर्थ की सरफेस तक। हमने क्या देखा था, अर्थ की सरफेस इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और आफ्टर सम टाइम इट रिलीजेस दिस रेडिएशन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ठीक है। ये चीज हमने देखा था, याद करो वो ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग की। तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ पे जो लाइट आई वो कुछ टाइम बाद अर्थ की सरफेस से वापस चले जाती है। इसीलिए अगर सोचो ये अर्थ में ही रहती लाइट, एस्केप नहीं कर पाती, अगर ये अर्थ में ही रहती सारी लाइट, इफ इट कुड नॉट एस्केप, तो क्या होता? व्हाट वुड हैव हैपेंड? अर्थ वुड हैव बिकम अ बॉल ऑफ फायर, आग का गोला बन जाती। क्यों? क्योंकि गर्मी आई जा रही है, गर्मी आई जा रही है, निकल नहीं रही है, तो ये एक बॉल ऑफ फायर बन जाती। दूसरा, अगर मान लो ये अर्थ की पे जो सूरज की रोशनी आ रही है, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होती। थैंक्स अलॉट अनिकेत, ठीक है। अगर ये एब्जॉर्ब भी नहीं होती तो अर्थ क्या बन जाती? इट वुड हैव बिकम अ आइस बॉल, बिकॉज इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती दैट इट वुड हैव फ्रोजन, ठीक है। सो अर्थ ना बॉल ऑफ फायर बनता है, ना ही एक आइस बॉल बनता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है दैट इज हीट बजटिंग। तो हीट बजटिंग क्या है? हीट बजटिंग वो कॉन्सेप्ट है जो ये एंश्योर कराता है कि अर्थ पे जितनी हीट आ रही है, अर्थ पे जितनी हीट आ रही है उतनी ही हीट अर्थ से एस्केप कर जाए। जितना सोलर इंसोलेशन अर्थ पे आया उतना ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म से निकल जाए, ताकि अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, अर्थ का जो टेम्परेचर रेंज है वो मेंटेन रहे, वो ना ज्यादा इंक्रीज हो ना ज्यादा कम हो। दिस इज कॉल्ड एज हीट बजटिंग, ठीक है। जैसे अगर सूरज से, इसको आप इमेज के थ्रू समझो, अगेन नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट, सूरज से जो रेडिएशन आती है दैट इज अबाउट लेट्स से 100 यूनिट, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का नंबर था 100 यूनिट। अब इनमें से काफी सारी तो अपर ओजोन लेयर में, इन सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ सारी स्पेस में स्कैटर हो जाती है, कुछ क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसमें से सिर्फ 47% ही जो रोशनी है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाती है। तो सूरज से जो 100% रेडिएशन आई थी उसमें से सिर्फ 47% रेडिएशन अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है, जो अर्थ में ओशियंस और लैंड एब्जॉर्ब कर देते हैं। इनमें से कुछ रेडिएशन अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, मेजॉरिटी ऑफ इट एब्जॉर्ब होती है। अब जो अर्थ की सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई उसमें से काफी सारी कंडक्शन के माध्यम से, काफी सारी लेटेंट हीट के माध्यम से, और काफी सारी लेटेंट रेडिएशन के माध्यम से आउटर स्पेस में जाती है और इवेंचुअली एस्केप आउट कर जाती है। सो ये जो 47% आई थी, ये भी थोड़े टाइम बाद या तो रेडिएट आउट हो जाएगी, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, या लेटेंट हीट और कंडक्शन के माध्यम से हमारे एटमॉस्फेयर से निकल जाएगी। परसेंटेजेस याद रखने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखने, पर आपको याद रखना है कि जो सूरज से रोशनी आई थी 100%, उसका हार्डली 50% ही अर्थ की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी उससे पहले ही डिसिपेट हो जाता है। और जो अर्थ पे एब्जॉर्ब भी होता है वो सारा हमेशा अर्थ पे एब्जॉर्ब नहीं रहता,
इट गेट्स रेडिएटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कंडक्शन एंड लेटेंट हीट। ठीक है, बिल्कुल जितना इनटेक होता है उतना ही आउटटेक भी हो जाता है। ठीक है, जितना खाया उतना निकाला, इस फंडे पे ये वर्क करता है। ठीक है, अमन वो इसलिए करते हैं बिकॉज थंडर हैपेंस, थंडर मल्टीपल रीजन से होता है। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि इनकमिंग रेडिएशन थी उसका 46 से 47% ही अर्थ पे एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब पहले ही रिफ्लेक्ट आउट हो चुका होता है। उसका यूज बिनु कुछ नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिना है। सो पहला कॉन्सेप्ट था हीट बजट का, क्लियर हो गया। हीट बजट का जो फंडा था वो क्लियर हो गया सबको। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर आप सनलाइट की बात करो तो सबसे ज्यादा कहां पे सोलर इंसोलेशन आएगा, ट्रॉपिक्स पे, दूसरे नंबर पे कहां पे आएगा, इक्वेटर पे, देन कॉन्टिनेंट्स पे, देन ओशियंस पे, देन डेजर्ट्स पे। दिस इज द वे सोलर इंसोलेशन आता है। कई बच्चे पूछेंगे सर ट्रॉपिक्स पे इक्वेटर से ज्यादा क्यों है? इसके पीछे बच्चे बहुत सिंपल रीजन है, जो इक्वेटर है और जो ट्रॉपिक्स है, इक्वेटर के ऊपर देखो क्या होता है, 4 o'clock रेनफॉल, कल ही हमने पढ़ा था। तो 4 o'clock रेनफॉल होगी तो क्या रोज शाम को वहां बारिश होती है, लंबे लंबे बिग ब्लैक क्लाउड बनते हैं, और बिग ब्लैक क्लाउड का ऑक्टा यूनिट सबसे ज्यादा होता है। ऑक्टा क्या था, व्हाट वाज ऑक्टा? देखूं कितने बच्चों ने कल की क्लास रिवाइज करी, व्हाट वाज ऑक्टा? एसएसबी की क्लासेस में स्टार्ट करवा रहा हूं आयुष, चिंता मत करो, एसएसबी के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए एक इनिशिएटिव प्लान कर रहा हूं, वो आप स्टार्ट होगा। ऑक्टा है यस, क्लाउड कवर की यूनिट। सो इसका क्लाउड कवर काफी ज्यादा होता है और इसकी वजह से यहाँ पे सोलर इंसोलेशन कम पहुंच पाता है। ठीक है, सो दैट इज देयर। इसीलिए ट्रॉपिक्स पे कंपैरेटिवली क्लाउड कवर लेसर होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इंसोलेशन आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ट्रॉपिक्स में इक्वेटर से ज्यादा है, कॉन्टिनेंट्स में ओशियन से ज्यादा इंसोलेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ओशियंस में क्या होता है, वो हीट को लेटेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, सो इंसोलेशन की बात कर ली, हीट बजट सारे बच्चे समझ गए। अब अगले मुद्दे पे आ जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको, लेकिन समझना जरूरी है अगर हमें प्रेशर सिस्टम समझना है तो। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड फैक्टर। तो किसी भी जगह की क्लाइमेट किन किन फैक्टर से डिटरमाइन होती है? वाटर की लेटेंट हीट ज्यादा होती है। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे लैटिट्यूड, हमने देखा था अगर पोलर के पास है तो वहां कोल्ड क्लाइमेट होगी, ट्रॉपिकल एरियाज में है तो वहां पे वार्म क्लाइमेट होगी। ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप एक माउंटेन के ऊपर जाते हो टेम्परेचर फॉल होता जाता है, ट्रोपोस्फेयर में हमने ये चीज पढ़ी थी, तो जितने हाई ऑल्टीट्यूड पे हो गए उतना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उतना ज्यादा कोल्डनेस उस एरिया में मौजूद होगी। कॉन्टिनेंटैलिटी, अगर कोई लैंड मास है वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इफ देयर इज अ लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय लैंड मास ऑन ऑल द साइड्स, देन वहां पे क्या होगा, वहां पे हाई टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा और लो टेम्परेचर भी बहुत लो जाएगा। बाय बिकॉज वहां पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस नहीं मिल रहा है। ओशियन क्या करते हैं, जब लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है तो ठंडी हवा ओशियन से लैंड की तरफ फ्लो कर जाती है, जब लैंड ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो ओशियन से गर्म हवा फ्लो करने लगती है। तो कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होती है कि अगर जैसे अफ्रीका में आप देखोगे, इफ सर्टेन कंट्रीज आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड, तो वहां गर्मी भी पड़ेगी तो छप्पर फाड़ पड़ेगी, और ठंडी भी पड़ेगी तो बहुत भयंकर ठंडी पड़ेगी। सो दैट इज कॉन्टिनेंटैलिटी। वार्म समर्स, कूल विंटर्स, ग्रेट टेम्परेचर रेंज कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में, सो दैट इज कॉन्टिनेंटैलिटी। ओके अनिकेत, आप स्क्रीनशॉट लेते रखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके अलावा मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लो, वहां आपको फ्यूचर क्लासेस के नोटिफिकेशन तो मिलेंगे, बट यू वुड आल्सो गेट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। सो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। रवि आपको पीडीएफ में सारा कंटेंट मिल जाएगा, चिंता मत करो। दिस इज द टेलीग्राम चैनल इफ यू हैवंट येट जॉइंड इट। ठीक है, ओके ठीक है, तो पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां पे आपको सारा मटेरियल अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओशियन करंट का भी क्या इन्फ्लुएंस था, हमने देखा था वार्म ओशियन करंट होगा तो वो लैंड एरिया को, वाटर उस एरिया को वार्म करेगा। कोल्ड एशियन ओशियन करंट था वो तो वो डेजर्ट बनवाएगा। सो ऑल ऑफ दैट वी हैव डन ऑलरेडी, यही सब फैक्टर्स एक जगह पे लिखे हैं। नेक्स्ट था प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा की थी, दैट लार्जली जब भी कोई चीज कंडेंस करेगी, वाटर वेपर कंडेंस करेगी, उसके बाद जो वेरियस वेज में रेनफॉल हो सकती है, रेनफॉल इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जब भी वाटर कंडेंस करेगा और उसके बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा, तो वो वेरियस वेज से जिन पे फॉल कर सकता है उनको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसकी प्राइमरी कंडीशन हमने बात की थी, बिल्कुल सही अभिषेक, की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा होनी चाहिए। व्हेनेवर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा होगी, आदर्श बोल रहे हैं आज वो वेदांश को लेकर आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है वेदांश आपका। इसी तरीके से आप भी अपने साथियों को लेकर आइए। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssb_success। कोई बात नहीं रवि, वो तो देख सकते हो आप कभी भी। ओके, नहीं कोई बात नहीं अनमोल, अब उनको ज्ञान मिल चुका है, वेदांश को उन्हें पता लग गया कि कहां से पढ़ना है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, पहला फंडा समझ गया। कंडेंसेशन जब होगा उसके बाद जो रेनफॉल होगी। अनुराग बोल रहे हैं वो राकेश, मुकेश और शिव को लाए, बहुत बढ़िया अनुराग। ठीक है, तो @SSB_success पे जाके ज्वाइन कर लो, सारे जो नए बच्चे आए हैं वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और 1-to-1 मुझसे कुछ पूछना है वो भी पूछ पाओगे। ओके, सो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन के टाइप्स देखते हैं। रेनफॉल, जब जो बारिश की बूंद होगी उसका साइज अगर 0.5 mm से ज्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में वो फॉल करेगा, तो वो रेनफॉल कहलाएगी, ये तो हमें पता ही है। अब रेनफॉल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज विर्गा, या प्रेसिपिटेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, विर्गा। व्हाट इज विर्गा? अगर जो बारिश की बूंदें थी वो छोटी इन साइज थी और पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ही वो वाटर वेपर इवेपोरेट कर गई, यानी हवा हवा में ही पानी की बूंदें जमीन तक नहीं आ पाई, ऊपर से तो बारिश हुई बट जमीन पे आने से पहले ही वो इवेपोरेट कर गई। सच काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज विर्गा। ड्रिजल क्या होता है? ड्रिजल इज हल्की बारिश, बूंदाबांदी। जब जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका साइज 0.5 mm से कम होता है, देन इट इज कॉल्ड एज ड्रिजल। ठीक है, ओके। एमएस धोनी बोल रहे हैं कल वो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। एमएस धोनी भाई आप साक्षी भाभी को लेके आ जाओ, वो बहुत है, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है बेटा, वाइग्रा नहीं है, विर्गा है अनुराग। मैं समझ सकता हूँ वाइग्रा इस उम्र में आपको काफी फैसिनेट करता होगा, बट ये विर्गा है। ठीक है, ड्रिजल क्लियर हो गया। नेक्स्ट ड्रिजल के बाद है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? जो फॉगी सा वेदर आपको नजर आता है, हल्का हल्का उसमें मॉइस्चर भी नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज मिस्ट। ठीक है, स्नोफॉल आप सभी को पता है, इसमें सॉलिड स्टेट में आ जाता है कंटेंट, बिकॉज टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री चला जाता है। स्लीट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन जब होता है, तो स्लीट क्या होगा? जब मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन पड़ता है उसको हम स्लीट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सारी जगह हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड सब जगह देखने को मिल जाएगा, हिल स्टेशन जितने। मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन की जो होती है दैट इज कॉल्ड एज स्लीट। हेल क्या होती है? हेल इज ओले, जो गोल गोल ओले के पड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हेल। ठीक है, नहीं क्लाउड अलग चीज होता है, क्लाउड का रीजन अलग होता है, मिस्ट अलग चीज होती है, फॉग अलग चीज होती है। ठीक है, ओके ठीक है, फॉग प्लस वाटर वेपर को आप मिस्ट के करीब मान सकते हो, बिल्कुल विजय, बहुत सही बात। हेल क्या है? ओले। ठीक है, प्रीवियस क्लास इसी, हेल इंग्लिश का ही वर्ड है बेटा, हिंदी में उसे ओले बोलते हैं। स्लीट एंड हेल में डिफरेंस है, हेल में आपको राउंडेड पैलेट्स मिलते हैं बारिश की जगह, स्लीट में आपको स्नोफॉल भी होता है और हल्की हल्की रेनफॉल भी होती है। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल एक बार समझ लेते हैं अंकिता, बिकॉज कल से नंबर्स मॉनिटर करेंगे, सो आई एम गिविंग यू 1 डे टू शेयर द क्लास विद ऑल योर फ्रेंड्स। कल फिर भी सुबह हो सकती है, बट द आइडिया इज क्लास तभी हो पाएंगी जब आप सीरीज को शेयर करेंगे। हर्ष अभी नहीं हो रही होगी बेटा बफर। सो नेक्स्ट इसी में जो एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है वो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। प्रज्वल आप देख लो आपको कौन सा सूटेबल रह रहा है तरीका। बहुत बढ़िया बात महेंद्र भाई, ओके ठीक है उज्जवल। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की बारिश हो सकती है? आप लोग सोचते होंगे कि बारिश एक ही तरीके की होती है, नो, बट रेनफॉल के मल्टीपल टाइम्स होती है। ठीक है, लैटिट्यूड में गौरव ये होता है कि आप पोल्स पे जाओगे तो ठंडा होगा और इक्वेटर पे रहोगे तो गर्म होगा, सो दैट इज द वर्क ऑफ लैटिट्यूड। ओके ठीक है, बच्चों के आने से अभिषेक, प्रीवियस क्लासेस इसी सीरीज की पीछे मिल जाएंगी। ओके अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, बिल्कुल उज्जवल है। सो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में मेजरली हम 3 किस्म की बारिश की बात करेंगे। वैसे ये टॉपिक हम क्लाइमेटोलॉजी का जब कोर पार्ट पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी मॉनसून के टाइम पे, तब और क्लियर होगा। लेकिन ब्रॉडली टाइप्स ऑफ रेनफॉल 3 किस्म की है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, तो सबसे पहली है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, याद करो कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सी थी? बीबीसी, बिल्कुल, बिग ब्लैक क्लाउड वाली। किसके थ्रू होती है ये? क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड के द्वारा। इसी रेनफॉल को हमने क्या बोला था? 4 o'clock रेनफॉल। कैसे बोला था हमने? इसमें कन्वेक्शनल करंट की वजह से होता है।
हमने क्या कहा था, सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, सूरज की डायरेक्ट रोशनी अर्थ को गर्म करेगी, और अर्थ को गर्म करके यहां से एयर गर्म होगी, एयर गर्म होगी तो क्लाउड राइज करेगा, लंबा सा गोभी के आकार का ऐसा एक क्लाउड बन जाएगा, काला मोटा सॉलिड क्लाउड, और ये रोज शाम को ठंडा होगा और बारिश करेगा, और इस बारिश की धुआंधार परफॉर्मेंस होगी, थंडर, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये रेनफॉल हमने देखा था मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है, उसके अलावा प्री मानसून शावर्स जो समर और हॉट डेज में होते हैं उसमें भी ये बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्रज्वल उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, जो टॉपिक आपने नहीं बनाए जिसके नोट्स उसके बना लो। प्री मानसून शावर होते हैं जो मानसून आने से पहले गर्मी होती है, दीज आर लोकल रेनफॉल सिस्टम्स, जैसे काल बैसाखी, मैंगो शावर्स, ऑल दोस्त, उन पे हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, सो क्या होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल में, सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ी, इवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ, एयर राइज करी, हैवी रेनफॉल करेंगे, बिजली कड़केगी, और द प्रोसेस वुड गो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओरियोग्राफिक रेनफॉल या ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ रेनफॉल। नाउ व्हाट इज ओरियोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल? व्हाट इज ओरियोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल? ओरियोग्राफी हमने पढ़ी थी, क्या होता है ओरियोग्राफ? ओरियोजेनी, याद करो ओरियोजेनी की हमने बात की थी। ओके, ठीक है, ओरियोजेनी, यस यशु प्लीज आस्क। यस, ओरियो हमने याद किया था माउंटेन से रिलेटेड है, तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होगी? जो माउंटेन्स में होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ रेनफॉल। इसमें क्या होगा, देखो माउंटेन ऐसा है, अब इधर से आ जाए बादल, तो बादल आएगा तो क्या होगा, इससे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, सही बात है, और ग्रेजुअली बादल क्योंकि हल्का भी होगा, सो इट वुड कीप ऑन राइजिंग इस तरीके से इसके पैरेलल। बिल्कुल विजय, सही बात है, इसके ऊपर राइज करने लगेगा पैरेलली। ठीक है, अब क्या होता है, आपने पढ़ा था पीछे, पहले हमने पढ़ा था जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी, क्या होता है टेम्परेचर में, टेम्परेचर क्या होगा, रेन बियरिंग क्लाउड हिमांशु वो होता है जो बारिश कराने में सक्षम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा व्हाट वुड हैपन, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये जो क्लाउड है इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? बिल्कुल वाटर कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, हायर टेम्परेचर पे पानी ज्यादा स्टोर कर पाते हैं, अगर गर्मी है तो आप ज्यादा पानी पी सकते हो, अब सर्दी है तो क्या आप ज्यादा पानी पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, सर्दी में पानी पीने का मन नहीं करता, गर्मी में आप दबा के पानी पी लेते हो। सो सेम चीज यहाँ भी होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर कम होने के बाद वाटर की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के पार चले जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही ये एक पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस करेगा, एक थ्रेशोल्ड हाइट को क्रॉस करेगा जिसके बियॉन्ड इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से ज्यादा हो जाएगी, इट विल कॉज अ डाउनपोर, यहाँ पे झमझम झमझम बारिश हो जाएगी, डाउनपोर हो जाएगा पानी का। तो इस तरीके की रेनफॉल को जो माउंटेन की एक साइड पे होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, ओरियोग्राफिक रेनफॉल। जिस साइड पे बारिश होती है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, दैट साइड इज कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड। अब जब ये क्लाउड टॉप पे पहुंचेगा तब तक इसने मेजोरिटी ऑफ द अपना मॉइस्चर झड़ा दिया होगा, तो दूसरा जब ये इस तरफ को आएगा तो चाह के भी बारिश नहीं कर पाएगा। ए क्यों? क्योंकि इस पे मॉइस्चर ही नहीं है। बी क्यों? क्योंकि अब इसका ऑल्टीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो जिस साइड पे बारिश नहीं होगी इट इज कॉल्ड एज रेन शैडो रीजन, या लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड और द रेन शैडो रीजन वो साइड रहेगी जहां पे बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्टैमिना खत्म हो जाता है बिल्कुल। सो दिस इज द रेन शैडो रीजन, ये वाला है आपका विंडवर्ड साइड, यहाँ पे इस तरीके से क्लाउड राइज करेगा एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद, इट वुड कॉज रेनफॉल। दूसरी साइड से एयर ड्रायर हो जाएगी और रेनफॉल नहीं कर पाएगी। सो ये क्लियर है, इतना फंडा क्लियर है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्लियर हो गई। इंडिया का जो अपना ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है वहां पे आपको खूब ज्यादा ये आपको ओरियोग्राफिक रेनफॉल नजर आती है, वेस्टर्न घाट्स के एरिया में इंडिया। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। उत्तराखंड में भी ऐसी बारिश कई बार होती है, जहां भी हिली एरियाज है वहां आपको ऐसी बारिश देखने को मिल जाती है। ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी ये जब साइक्लोन्स पढ़ लेंगे उसके बाद ज्यादा अच्छी से समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको काफी सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे।
ओके, ये वाले टॉपिक्स हम अभी करेंगे जब हम साइक्लोन्स पढ़ लेंगे, तब हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे जो बचे हैं। अब आ जाते हैं प्रेशर सिस्टम्स को लेके। लेट्स स्टार्ट विद प्रेशर सिस्टम्स नाउ, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। आगे बढ़ते हैं, वरना तो विंड उसमें आगे के टॉपिक को मूव करते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड। रेन बियरिंग क्लाउड को निम्बस क्लाउड बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। जीएटी का सब्सक्रिप्शन सचिन आप ले सकते हो, ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, मतलब सबको अच्छे से समझ आ रहा है, दैट्स ग्रेट। सो अब हमने क्या देखो, पहले बात की थी कि अर्थ जो है आपको सचिन टीम कांटेक्ट कर लेगी, डोंट वरी, ठीक है। सो सूरज की जो रोशनी आती है, हमने देखा था सोलर इंसोलेशन लैटिट्यूड वाइज वेरी करता है। सो इस वाले एरिया में जो ट्रॉपिकल्स के बीच में एरिया है, यहाँ पे सोलर इंसोलेशन काफी ज्यादा आएगा। जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे सोलर इंसोलेशन वीक होता जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, ये वाला जो रीजन था यहाँ पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी आएगी, वहां पे क्या होगा, काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा लैंड मास, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। ठीक है, सही बात है, होगा। अब अगर होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब एयर मास गर्म हो गया तो वो क्या करेगा, गर्म चीज हमेशा क्या करती है, हल्की होती है, लाइट होती है, एक्सपैंड करती है। एयर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, बिल्कुल सही बात विजया, तो एयर ऊपर उठेगी, ठीक है। सचिन जीएस की मसीहा ये क्लास चल रही है, ये आपको हेल्प कर रही है बहुत, ठीक है। तो एयर राइज करी, टॉप तक पहुंची। अब क्या होगा, टॉप पे पहुंचेगी तो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज कर गया, हाइट इंक्रीज कर गई। अगर हाइट इंक्रीज कर जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर में हाइट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। टेम्परेचर फॉल करेगा तो ये ग्रेजुअली ठंडा होने लगेगा, और क्योंकि ये लाइटर था तो एक्सपैंड भी कर रहा था, बट जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा इट वुड बिकम हैवियर। हैवियर होता जाएगा तो क्या करेगा, ये डिसेंड करने लगेगा, और इवेंचुअली ट्रॉपिक्स के एरिया में आके ये डिसेंड कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कुणाल बेटा आप दोबारा से पूछ लो। तो ठंडा होके भारी होता जाएगा और इवेंचुअली यहाँ पे जाके डिसेंड कर देगा, ठीक है। हिंदी में भी बता रहे हैं सचिन, आधे से ज्यादा 90% कंटेंट हिंदी में ही रहता है बोलना, ठीक है। सो क्या हुआ, सबसे पहले व्हाट इज द प्रोसेस दैट हैपेंड हियर। इक्वेटर के पास से वार्म एयर राइज करती है, इट गोज टू द टॉप, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड याद करो जहां पे बने थे। टॉप पे पहुंच के क्या होता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन होने के साथ साथ ये हैवियर होती जाती है, हैवी होगी, भारी होगी तो नीचे को आएगी, हैवी चीज नीचे को आती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इवेंचुअली विंड यहाँ पे आके नीचे को आ जाएगी, द विंड वुड डिसेंड हियर। अब जमीन पे ऊपर से कोई चीज मारू नीचे को तो वो छटक के, अगर मैंने यहाँ से बॉल कुछ भी चीज, एक गुब्बारा मारा जमीन पे, मैंने गुब्बारा जमीन पे मारा तो पानी कैसे कैसे ऐसे ऐसे उछलता है चारों तरफ को, उछलता है नहीं उछलता है, उछलता है। तो सेम चीज यहाँ पे जब टक्कर मारी तो पानी कुछ इस तरफ को, पानी कुछ इस तरफ को उछलेगा, या जो क्लाउड था वो कुछ इस तरफ को और कुछ इस तरफ को उछलेगा, ठीक है। और ये जो उछलेगा ये किस तरीके से, पैरेलल टू द ग्राउंड मूव करेगा। अगस्त के महीने में आदर्श एक प्रचंड आएगी, वो तो आपने देखनी है, उसके बाद एनडीए के लिए जस्ट एडिशनल एक और आएगी, वो एनडीए के पेपर से पहले आएगी, ठीक है। आशीष ये फिजिकल ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है, टुडे वी आर एंडिंग विद फिजिकल ज्योग्राफी। ऑडियो प्रॉब्लम जिसको है एक बार ऑडियो फिक्स कर लो। कुणाल ये एक फ्री सीरीज है, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, सुपर की क्लासेस में पे करना पड़ता है, ठीक है। कार्तिक किस चीज में आपको दिक्कत हो रही है, मैं अभी इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा क्लियर होगा, बट ब्रॉडली आपको क्या याद रखना है, ये था इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से क्या चीज करा, इस तरीके से एयर राइज करी, वार्म एयर थी तो जल्दी आसानी से हवा में उड़ गई, हवा में उड़ गई और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपैंड करने लगी, ठंडी पड़ने लगी तो धीरे धीरे हैवियर होती गई, हैवियर होती गई तो ग्रेजुअली नीचे पृथ्वी की तरफ आई, ठीक है, पृथ्वी की तरफ आई। अब हमने क्या देखा कि जो भी चीज पृथ्वी पर टक्कर मारती है ऊपर से वो इधर भी छटकेगी, इधर भी छटकेगी। सो इधर जो छटकी ये इन द फॉर्म ऑफ अ विंड मूव करेंगी, अर्थ की सरफेस पे बहने वाली विंड की तरह से ये मूव करेंगी। इवेंचुअली ये विंड आपकी इक्वेटर पे आएगी और दोबारा से इक्वेटर की तरफ को जाने लगेगी, तो ये क्या बन गया,
राघवेंद्र बोल रहे हैं मोर स्टूडेंट्स विल जॉइन, प्लीज कंटिन्यू द सीरीज। राघवेंद्र अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आदि बोल रहे हैं अगर आपके जैसे टीचर पहले मिले होते तो मैं ऑफिसर बन चुका होता। आदि कोई बात नहीं, आप अभी भी बनोगे, चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, ठीक है। लिंक दे देता हूं मैं शेयरिंग का, ठीक है। अनमोल आज होगी नाइटफॉल की क्लास, देखते हैं क्या प्लान है। ओके ठीक है। सो देखो अब ये आपको क्या चीज नजर आ रही है, क्या ये आपको एक क्लोज्ड लूप की तरह नजर आ रहा है? आर यू एबल टू सी अ क्लोज्ड लूप है? बिल्कुल, तो इस क्लोज्ड लूप का कुछ नाम होता है कि हवा एक जगह से पैदा हुई, सब मुझी से पैदा होते हैं और लौट मुझी में आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इक्वेटर क्या बोलेगा कि लौट आए ना मेरे पास, मैं तुमसे कहता भी रहता था दुनिया बहुत तेज है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये विंड लौट के वापस यहां आ जाती है। तो ये जो पहला क्लोज्ड साइकिल बनती है इसको हम क्या नाम देते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस एज? वी कॉल दिस एज हेडली सेल। टेलीग्राम चैनल हर्ष ज्वाइन कर लो, वहां आपको तिरंगा मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल होगा सीरीज का, ठीक है। सो सबसे पहला जो ये सेल बनेगा जो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिकल एरिया तक होगा, वहां पे आपको हेडली सेल सेल नाम से मिलेगा। बिल्कुल कन्नू, शुक्रिया बहुत बहुत, शायरी की वजह से कॉन्सेप्ट ना भूलो, दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अनमोल, ठीक है। यस, तो हेडली सेल देखो अब आप इसके बारे में सब कुछ जान सकते हो। किस डायरेक्शन में है ये? इस डायरेक्शन में, यहाँ पे है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, किन जगहों के बीच में ये क्रिएट हो रहा है? ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बीच में हो रहा है, ठीक है। ठीक है, सो ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के बीच में क्रिएट हो रहा है, ये चीज हमने देख ली यहाँ पे। दूसरा, ये जो इक्वेटर है इसको एक और चीज बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो दो विंड्स आ रही थी, याद करो जो वो ग्राउंड के पैरेलल जो विंड्स फ्लो करी थी, वो विंड्स क्या होता है यहाँ पे इक्वेटर पे आके कन्वर्ज भी करती हैं। दीज विंड्स कम हियर एंड कन्वर्ज, और इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन है उसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज आईटीसीजेड। कोई बच्चा बता सकता है आईटीसीजेड की फुल फॉर्म क्या है? हिमांशु, आईटीसीजेड की फुल फॉर्म बताना एक बार। लेट्स सी कितने बच्चे इसकी फुल फॉर्म बता पाते हैं। Yes, many of you are giving the correct answer. Great, guys. It is intertropical convergence zone. Intertropical convergence zone is the correct answer. ठीक है, सो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसकी फुल फॉर्म है। इक्वेटर को ही बोलते हैं आईटीसीजेड, इक्वेटर के आसपास का रीजन जहां पे ये दोनों विंड्स एक दूसरे से मीट करती हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में लोकेटेड है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो विंड्स मीट कर रही है। जोन क्यों? क्योंकि एक बेल्ट का एरिया, इट इज नॉट जस्ट वन पॉइंट, इट इज अ बेल्ट, ठीक है। अभी बात करेंगे लैटिट्यूड के ऊपर, अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले एक बार सारे, फिर इनके और डिटेल्स देखेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। विंड क्यों फ्लो करी वो समझ गए? विंड क्यों फ्लो करी थी ये सबको समझ आ गया। विंड फ्लो करने का प्राइमरी रीजन क्या था? क्या रीजन था? यहां से एयर राइज करी थी, इवेंचुअली एयर हैवी हुई थी और यहाँ पे आके डिसेंड करी थी। तो अर्थ की सरफेस पे यहां वाले रीजन में क्या क्रिएट हो चुका था? लो प्रेशर। और ये वाले रीजन पे क्या क्रिएट हो चुका था? हाई प्रेशर। अब विंड क्या करेगी? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को भागती है टू फिल द स्पेस। लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुका है, तो विंड क्या करेगी यहाँ पे? इट वुड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट वुड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू फिल दिस लो प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला भी हेडली सेल है और यहाँ जो फॉर्म हुआ था ये भी हेडली सेल है। एक हेडली सेल आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म होगा, एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म होगा, ठीक है। ये जो विंड फ्लो करती है इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। क्यों बोलेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज? एयर राइज हाई टेम्परेचर की तरफ कर रही है, यशु बिल्कुल सही जवाब। तो सोलर इंसोलेशन अल्टीमेट कॉज है विंड के मूवमेंट का, ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये फंडा क्लियर है ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज वाला। ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में फ्लो कर रही है। ईस्टर्लीज क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत कौन सी डायरेक्शन से हो रही है? ईस्टर्न डायरेक्शन से हो रही है, ठीक है। ओके ठीक है, तो विंड की डायरेक्शन ईस्टर्लीज ईस्ट से स्टार्ट हो रही है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ईस्टर्लीज।
अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ था ट्रॉपिकल वाले एरिया में, तो ये हाई प्रेशर था, तो इसको हमने बोल दिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, STHP। तो यहाँ पे क्या हुआ था, विंड नीचे आ चुकी थी, यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर चुके थे हम। ठीक है, एक हाई प्रेशर जोन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। अब यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर की विंड यहां से पुश होगी। दूसरा एक और चीज ध्यान रखो, यहां पे कहीं हमारा पोल्स होगा, पोल में क्या होगा, ओके ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बिल्कुल बात करेंगे, कोई बात नहीं अनमोल, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इस सीरीज के थ्रू आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे क्या था 90 डिग्री पे क्या होगा, अर्थ कैसी होगी, कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, यहाँ पे कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, तो क्या होगा, एयर यहाँ की हैवी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, बिकॉज जमीन ठंडी है तो हवा को भी ठंडी करेगा, हवा ठंडी करेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर जोन है, तो यहाँ से भी विंड क्या भागेगी, अवे भागेगी, विंड को दूर फेंकेगा, यहाँ से भी विंड को दूर फेंका था। तो अब इन दोनों की आपस में क्या होगी, अब क्या होने वाला है, STH इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, बिल्कुल अब दोनों की होगी, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, तो इनकी होगी अब टक्कर, ठीक है, अब होगी इनकी टक्कर, टक्कर हुई, टक्कर होगी तो अब हवाएं ही करेंगी जिंदगी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी जिंदगी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा, ठीक है, तो यही चीज होगी। अब इन दोनों की टक्कर हुई, तो इन दोनों में से जो ज्यादा मजबूत होगा वो तो नीचे रह जाएगा, जो कमजोर रहेगा उसको वो उछाल देगा ऊपर, और अब ये एयर राइज करने लग जाएगी, यहां से जो भी इनमें से कमजोर होगी उसको उठा के ऊपर फेंका जाएगा, और इट वुड स्टार्ट राइजिंग, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एयर यहाँ से दोबारा से राइज करने लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर को क्या बोलेंगे, सब पोलर लो प्रेशर रीजन, ठीक है। कमजोर, ये मैंने आपको बताया, एक्चुअली दोनों तरफ की विंड्स राइज करती है, दोनों ही जगह की थोड़ी थोड़ी विंड्स राइज करती है, और यहाँ पे कैसा एरिया क्रिएट हो जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया। सो इसको मैप पे देखोगे तो और क्लियर होगा, यहां से विंड गई इस तरफ, यहां से विंड गई, यहां से विंड गई इस तरफ, यहां से भी विंड आई इस तरफ, इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, विंड राइज करी, इवेंचुअली विंड जो राइज करती है वो इस तरीके से जाके इधर भी जाएगी, इस तरह से जाके इधर भी जाएगी। सो दिस इज हाउ टू मोर सेल्स वुड बी क्रिएटेड। तो ये जो पहला आपको सेल नजर आ रहा है, इस सेल को हम क्या नाम देंगे, जो आपको यहां पे नजर फॉर्म फॉर्म होता हुआ दिखेगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज द फेरल सेल। पहले वाला था हेडली सेल, हेडली सेल के बाद आया फेरल सेल, और ये जो लास्ट में सेल बनेगा दिस इज कॉल्ड एज द पोलर सेल, ठीक है। तो टोटल ये सेल्स कितने होंगे, टोटल सेल्स कितने होंगे, 3 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 3 सदर्न हेमिस्फीयर में, तो टोटल कितने हो गए 6, तो देयर वुड बी दीस 6 सेल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज क्लियर, तो ये फंडा आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो विंड्स फ्लो कर रही हैं, इस एरिया में जो विंड फ्लो की वो थी ईस्टर्लीज, यहाँ पे जो विंड फ्लो करेंगी फेरल सेल वाले रीजन में जमीन के पैरेलल, दे वुड बी फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इन विंड्स को हम नाम दे देते हैं वेस्टर्लीज। फाइनली पोल से जो विंड्स फ्लो होंगी उनको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। सेल समझ लिया हमने, हमने ये जोनेशन समझ लिया, अब इन्हीं को डिटेल में देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट इन डिटेल। क्वेश्चन किस टाइप का आता है अभी बताता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपसे कई बार इस टॉपिक से सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला हमने देखा ITCZ है, ITCZ के बारे में हमने क्या देखा, व्हाट डिड वी सी अबाउट ITCZ, कि यहाँ पे सूरज का हाई इंसोलेशन है, इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर जोन बना, वहां से एयर राइज करी, कन्वेक्टिव सेल बनेगा, ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे पहुंच के ये पोल्स की तरफ का हवा जाने लग जाएगी, उसकी वजह से एयर धीरे धीरे ठंडी होगी, और एक्यूमुलेटेड एयर सिंक करेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के पास, ठीक है। सूरज अभी डायग्राम दोबारा देखेंगे, और ये जो क्लोज्ड लूप बना इसको हमने क्या नाम दिया, हेडली सेल। सिमिलरली हम अगर मिडल लैटिट्यूड्स में गए तो हमने देखा क्या बना, फेरल सेल, और फाइनली पोलर रीजन में क्या बना, पोलर सेल। तो ये जो 3 सेल्स के पैटर्न है, ITCZ का रेंज उत्पल अभी दिखाता हूं आपको, 0 से 5 डिग्री के आसपास कई बार माना जाता है। अभी फुल फॉर्म बताता हूं देविका सबकी, ठीक है। अभी बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को कि हो क्या रहा है, ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी जो नॉलेज का पार्ट है उसको धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहला कन्वेक्टिव सेल की हमने बात की,
अब बात करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स की। तो जो प्रेशर बेल्ट बनती है जहां पर डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइबल प्रेशर जोन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रेशर बेल्ट। सबसे पहली जिसको हम चर्चा करेंगे दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसी को हम कई सारे और नामों से जानते हैं, इसी को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक नाम हो गया, डोल्ड्रम्स एक नाम हो गया, ITCZ हो गया, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो गया। सो ऑल ऑफ देम आर द नेम ऑफ द सेम थिंग दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के। ठीक है, ITCZ शिफ्ट होता है जब सूरज रिलेटिवली मूव करता है, तो रिलेटिव मोशन ऑफ सन के कंपैरिजन में ITCZ भी शिफ्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बेल्ट ऑफ काम भी बोलते हैं, बिल्कुल ये वाली जो रीजन है दैट इज द ITCZ फॉर यू। इमेज देख लो आराम से, ITCZ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो सेल बना था दैट वाज द हेडली सेल। ITCZ में क्या होता है, देखो जो विंड है ये हमेशा जाना तो कैसा चाहिए, सीधा, जस्ट लाइक ओशियन करंट कैसा जाना चाहते थे, सीधा जाना चाहते थे। ऑल द ओशियन करंट्स वांटेड टू ट्रैवल इन विच वे, दे आल्सो वांटेड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट हुआ क्या ऐसा, वर द ओशियन करंट्स एबल टू ट्रैवल स्ट्रेट, नो, उनको किस चीज का असर हुआ, कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स ने क्या की, उनकी डायरेक्शन चेंज की। सेम चीज यहां भी होगी, कोई भी चीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट वुड रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो भी चीज सदर्न हेमिस्फीयर में है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डोल्ड्रम्स इज दिस जोन ऑफ कार्म, ये कौन सा ITCZ क्या कन्वर्जेंस जोन है, तो विंड यहां से भी आई यहां से भी आई। अब जहां पे विंड टकरा रही है वहां पे क्या विंड फ्लो करेगी बहुत तेज गति से, टकरा के जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टकरा रही है तो क्या होगा, जब टकरा रही है तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, इसलिए इस जोन में काम रहता है, शांति रहती है, काफी ज्यादा तेज गति से विंड जहां पे मूव नहीं कर रही होती। ठीक है, अनिकेत देखेंगे उसको। ओके ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। विंड यहां पे आएगी, कन्वर्ज करेंगी। अब ये विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी सीधे जाने की जगह। विंड की डायरेक्शन कैसे निकालनी चाहिए, हमेशा बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड फ्लो करती है, ये आपको पता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड आएगी, ये बात आपको पता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। अब जो विंड आएगी, इन विच डायरेक्शन इट वुड रोटेट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है तो इसी वेक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके बेस के अराउंड रोटेट कर देते हैं। सो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब देखो जो भी विंड का नाम है, जो भी विंड का नाम है वो नाम तो क्या रहेगा, जिस डायरेक्शन से उसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी डायरेक्शन अगर आप देखो तो ये किस डायरेक्शन से स्टार्ट हुई है, ईस्टर्न डायरेक्शन से। तो इस विंड को हम क्या नाम दे देंगे, व्हाट इज द नेम दैट वी वुड गिव टू दिस विंड, वी वुड कॉल इट एज ईस्टर्लीज। अभी बात करेंगे संजीव उसकी भी। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या होगा, इस विंड को हमने क्या नाम दे दिया, ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में आई है। ठीक है, यहां से भी सेम चीज, हाई प्रेशर से ITCZ की तरफ को विंड मूव करेगी, सीधे मूव करेगी। अब बताओ सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से रोटेशन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में किस वजह से रोटेशन होगा, किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इस तरीके से ये रोटेट करेगा इस बेस के अराउंड, तो ये डंडा ऐसे का ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो अभी भी ये आ किस डायरेक्शन से रही है, अभी भी ये किस डायरेक्शन से आ रही है विंड, बता दो किस डायरेक्शन से आ रही है, बिल्कुल ईस्ट से आ रही है। सो इसीलिए इस विंड को भी हम क्या बोल रहे हैं, ईस्टर्लीज। ऑल्दो जो कोरियोलिस फोर्स है वो दोनों हेमिस्फीयर्स में अलग अलग डायरेक्शन पे लग रही है, द कोरियोलिस फोर्स इज एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट अल्टीमेटली जो विंड आपकी निकल के आ रही है उसकी डायरेक्शन सेम है। दैट इज व्हाई दीज आर लाइक आइडेंटिकल विंड्स, इसीलिए इनको सेम विंड माना जाता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, दोनों को सेम नाम दिया जाता है। ठीक है, अब पेन दिख रहा है बेटा। कोरियोलिस फोर्स का क्या रीजन है, कोरियोलिस फोर्स का बहुत सिंपल सा रीजन है,
अर्थ के रोटेशन की वजह से एक सूडो फोर्स जनरेट होती है। अगर आपने कभी भी रोटेशन पढ़ा है, अगर आपने कागज से वो एक रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे ऐसे गोल गोल भी घुमाया है, तो जो टेंशन एक स्ट्रिंग पे लग रही होती है, उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। दैट इज व्हाई द पेबल कैन फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ। तो इस तरीके की सूडो फोर्स जो होती है, जो इनर्शियल फ्रेम के बाहर लगती है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स, बेसिकली अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, अगेन इतना नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब उसमें ये सब समझ लेना, सूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम, ये सब क्या होता है। ओके ठीक है, यस। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे रोटेट करके ये विंड इधर को आई, ये रोटेट करके इस तरीके से आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस रीजन, ये जो रीजन है जिसको हमने आईटीसीजेड बोला हुआ है, या डोल्ड्रम्स भी इसी को बोला हुआ है। आईटीसीजेड क्यों, इंटर ट्रॉपिकल है, बिटवीन द ट्रॉपिकल एरिया, इंटर ट्रॉपिकल। कन्वर्जेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये विंड्स कन्वर्ज कर रही है, मीट कर रही है। और जोन क्यों, क्योंकि एक प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, हाँ, रोज शिवम इसी समय लाइव आता हूँ, इसके अलावा रात को 10 PM पे भी क्लास होती है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब मिल जाएगा। ठीक है, इसी को अब ये कन्वर्ज हुई, यहाँ पे विंड्स कन्वर्ज हुई, तो उसकी वजह से क्या होंगी, दो इक्वल शक्ति की चीजें जब टकराती हैं। बैटमैन का कितने बच्चे फैन है यहाँ पे, बैटमैन के फैन है, एनी बैटमैन फैन इन द क्लास? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देयर इज दिस फेमस डायलॉग, व्हाट हैपेंस व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स, व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स विद एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। अरे बैटमैन के नहीं तो क्विज मास्टर नाइटफॉल के तो फैन हो। तब क्या होगा जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट को मीट करेगी। ओके ठीक है, तो ये चीज सेम यहां पे होती है, ये दो विंड्स टकराती हैं एक दूसरे के साथ, कन्वर्ज करती हैं, तो विंड की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही शांति रहेगी, हवा नहीं चलेगी, और इसीलिए ये शांत रीजन हो जाता है। इसी शांत रीजन को, जहां एयर का मूवमेंट ना हो रहा हो, शांत रीजन को क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स मीन्स अ शांत एरिया। सो डोल्ड्रम्स किसको बोलते हैं, आईटीसीजेड को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हमने समझ लिया। थैंक्स अ लॉट रोहन, आप एसएसबी की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, टॉरिड जोन ये वाला पूरा है, दिस एंटायर थिंग इज द टॉरिड जोन। ठीक है, अनिल आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, सो ये वाला पहला वाला फंडा क्लियर हो गया, इतना वाला। अब आ जाते हैं आगे। तो यही सब जो हमने डिस्कस किया था अभी तक, यही सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ सकते हो आप। कहां पे लोकेटेड है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, आईटीसीजेड या डोल्ड्रम, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। विड्थ 5 से 20 के बीच में भी वेरी कर जाती है, क्योंकि जब एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है तो इसकी भी डायरेक्शन मूव कर जाती है। ठीक है, दिस बेल्ट इज नोन एज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, बिकॉज कहां में यार रहती है यहाँ पे, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ ये कन्वर्जेंस आईटीसीजेड भी मूव करता है। दीपक आप फिर से पूछो बेटा, आपका डाउट दिखा नहीं। इस रीजन में इंटेंस हीटिंग होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और उसकी वजह से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, ये सब आते हैं, ये हम देख चुके हैं। डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है, कोई चीज ठंडी पड़ जाए, मूव ना करे, जैसे हमारी इकोनॉमी स्नेल की गति से चल रही है। सो दैट इज व्हाई कई बार बोला था इकोनॉमी इज स्टिल इन द डोल्ड्रम्स, यानी हेडविंड्स फेस कर रही है, इट इज नॉट एबल टू अचीव व्हाट इट वांटेड टू अचीव। ठीक है, स्नेल की गति से चलना इज व्हेन समथिंग इज इन डोल्ड्रम्स, इट मूव्स एट द पेस ऑफ अ स्नेल। ठीक है, सो दैट इज व्हाई कई बार इंग्लिश में सवाल आ सकता है डोल्ड्रम्स पे, कि डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है। एक और कॉन्सेप्ट है एल्बिडो का, व्हाट इज एल्बिडो। संजीव देखो, इक्वेटर पे साइक्लोन इसलिए नहीं आता क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होती है, और साइक्लोन तभी आएगा जब किसी जगह पे कोरियोलिस फोर्स हो। इक्वेटर के जितने करीब रहोगे कोरियोलिस फोर्स उतनी कम होगी, पोल के जितने करीब जाओगे उतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगी। ठीक है, व्हाट इज एल्बिडो। एल्बिडो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी जगह पे सोलर लाइट कितनी फॉल करी, सपोज किसी जगह पे 10 यूनिट सोलर लाइट फॉल करी, और उससे रिफ्लेक्ट होकर कितनी सोलर लाइट गई, सपोज 1 यूनिट सोलर लाइट रिफ्लेक्ट करके गई, तो इसका एल्बिडो हो जाएगा 1/10, दैट इज 0.1। कोई चीज से जिसमें 10 यूनिट सोलर लाइट पड़ी और 10 की 10 यूनिट रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो उसका एल्बिडो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, सो एल्बिडो क्या होता है, इट इज अ रेशियो एक्चुअली, और वो क्या मेजर करता है कि सनलाइट जितनी आ रही है उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। ठीक है, ओके ठीक है, सो एल्बिडो की वजह से क्या होता है, कई बार अर्बन एरियाज में देयर इज दिस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
तो अगर एक अर्बन एरिया है उसका अपने सराउंडिंग जो फॉरेस्ट एरिया है उससे ज्यादा टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, प्लांट्स प्लांट्स में क्या होता है, वहां से तो टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हो पाता, बट अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा हो जाता है। जस्ट लाइक दिल्ली, पॉल्यूशन वॉल्यूशन ये सब हीट ट्रैप कर लेते हैं। सो दैट इज वाई अर्बन हीट आइलैंड भी होता है। अगर एल्बिडो के बेसिस में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होती है? स्नो से। इसीलिए आपने देखा होगा स्नो में जब लोग स्कीइंग करते हैं वो गॉगल्स पहनते हैं। वो सिर्फ फैशन के लिए गॉगल्स नहीं पहनते, दे वेयर देम टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम डैमेज। ठीक है, फिर क्लाउड्स, फिर सैंड, फिर ग्रास, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ओके, बिल्कुल आदि। नेक्स्ट जो था दैट वाज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी जो यहां पे रीजन नजर आया था दैट वाज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहां पे क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड हियर, वी ऑल न्यू कि यहां से लाइट राइज करी, इस तरीके से यहां पे डिसेंड करी। जो एयर यहां पे डिसेंड करी होगी वो इस डायरेक्शन में भी पुल हुई, इस डायरेक्शन में भी पुश हुई। पोलर रीजन से भी विंड आ रही थी ठंडी होगी, यहां पे आ रही थी हाई प्रेशर विंड, दोनों की टक्कर हुई, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर के बाद यहां से विंड राइज करी थी, इधर को भी गई थी, इधर को भी गई थी। इस तरीके से जो सेल बना था इसको हमने क्या नाम दिया था? फेरल सेल। यहां जो सेल बना था इसको हमने क्या नाम दिया था? पोलर सेल। अब जो यहाँ पे विंड फ्लो करेगी ग्राउंड सरफेस के पैरेलल, इस विंड को हम क्या नाम देंगे? इस विंड को हम क्या नाम देंगे? दोबारा से समझते हैं क्या विंड होगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड को जाना है, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती थी बट नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, और जैसा मैंने बोला इक्वेटर से जितना आगे जाते रहोगे कोरियोलिस फोर्स उतनी मजबूत होती जाएगी। तो यहाँ तो फिर भी थोड़ी वीक थी तो इतना ही चेंज कर पाई डायरेक्शन में, बट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज इट इज इन द पोलर रीजन। तो कोरियोलिस फोर्स इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज घूम के ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इस विंड को हम क्या नाम दे देंगे? व्हाट वी वुड कॉल दिस विंड एज। अब विंड का नाम रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो वो विंड स्टार्ट किस डायरेक्शन से हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट। तो इस विंड को हम क्या नाम दे देंगे? वी वुड कॉल दिस विंड एज वेस्टर्लीज। ठीक है, तो इस वाले रीजन में फेरल सेल के अंडर अंदर जो विंड फ्लो कर रही है अर्थ की सरफेस के पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टर्लीज। ठीक है, ठीक है बेटा, वेस्टर्लीज समझ आ गई सबको? कैसे फ्लो कर रही है वेस्टर्लीज, कैसे जनरेट हुई, फेरल सेल क्या है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये जो रीजन था यहाँ पे क्या होगा, पोल से विंड आई ठंडी विंड, कोल्ड विंड राइज करी यहाँ पे, दोबारा से यहाँ पे डिसेंड कर गई, तो ये पोलर सेल बन गया। अब ये जो यहाँ से आई और यहाँ पे जो टक्कर हुई, ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या था? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जब जाएगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है तो चीज क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये ऐसी की जगह ऐसा हो जाएगा। सो और इसकी डायरेक्शन नोटिस की जाए तो दिस इज ईस्टर्ली डायरेक्शन। सो दैट इज वाई पोल से जो विंड फ्लो करेगी उसको हम क्या बोल देंगे? पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, सौरभ बोल रहे हैं विंड नेमिंग आज क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। सो यस, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, इसीलिए मैं इसको रटवाना नहीं चाहता था, मैं इसीलिए इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मैंने आपको बताया है पहले भी, फिजिकल ज्योग्राफी पहले प्यार की तरह है, अगर अच्छे से प्यार हो गया, सेटिंग हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यार मैंने क्लास को वो इंक्रीज करने को बोल दिया ड्यूरेशन, बट वो मेरे हाथ में नहीं है। तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप फटाफट सीरीज को देख लें। बिल्कुल आदि बोल रहे हैं ज्योग्राफी पहला प्यार बन गई है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग क्लास को या तो डाउनलोड कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, टेलीग्राम पे मुझे भी शेयर कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, सो आईटी सीजेड हो गया, ये वेरियस विंड सिस्टम्स क्लियर हो गए। अनमोल बोल रहे हैं पहली बार ज्योग्राफी पूरा बिना रटे याद हो गई, दैट्स द स्पिरिट गाइस। तो डोल्ड्रम के बारे में जितनी चीजें थी हमने पढ़ ली, सुन ली, समझ ली। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी वो हमने समझ ली, दैट वाज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। समझ लिया कि कैसे इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे तो विंड मूव नहीं करेगी, यहाँ पे कोई रेनफॉल भी नहीं होगी। पुराने जमाने में क्या होता था, जितने ट्रेडर्स होते थे अगर उनकी जो शिप्स होती थी अगर वो इस एरिया में स्टक हो जाती थी तो वो क्या करते थे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो वो घोड़े कैरी कर रहे होते थे उन घोड़ों को पानी में फेंक देते थे ताकि शिप हल्की हो जाए और शिप को वो मैनुअली तैरा के ले जा सके, बिकॉज यहाँ पे कोई विंड तो फ्लो नहीं कर रही थी। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। अपने घोड़ों की कुर्बानी कर देते थे ट्रेडर्स जस्ट टू एंश्योर कि किसी तरीके से उनकी बोट मूव कर पाए और वो अपनी जान बचा पाए। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दैट इज वाई इनको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको काफी सारे हॉर्सेस की डेड रिमेन्स अभी भी नजर आएंगे।
क्या होता है, किस रीजन में लोकेटेड है, 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। कैसे क्रिएट होता है प्रेशर वो हमने देख लिया। तो ये वाला जो हाई प्रेशर है, ये वाला हाई प्रेशर और ये वाला लो प्रेशर, हाउ आर द दीज टू बीइंग क्रिएटेड, दे आर टू बीइंग क्रिएटेड डायनामिकली। सूरज की रोशनी का इसके क्रिएशन में, इन दोनों के क्रिएशन में ज्यादा हाथ नहीं है। तो बोरा मैं कोशिश करूंगा यार, हॉर्सेस को वो शिप इसलिए लेके जाते थे बिकॉज दे यूज्ड टू सेल एंड बाय हॉर्सेस। अरब ट्रेडर्स जो थे, जो घोड़ों के व्यापारी थे, वो घोड़ों को लेके जाते थे, ठीक है। नहीं, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स सबसे कम होता है, 0 के करीब होता है। अखिल मैथ से भी प्यार हो जाएगा, चिंता मत करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो दैट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड। ये दोनों सोलर से इंट्रोड्यूस नहीं है, डायनामिकली। यहाँ पे क्यों हुआ, ऊपर से गर्म ठंडी हवा नीचे आई, यहाँ से गर्म हवा को ऊपर उछाला गया। सो दीज टू आर डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। तो एग्जाम में सवाल आ जाता है कौन सी डायनामिकली इंड्यूस्ड है। सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। तो ये जो दो प्रेशर बेल्ट्स हैं, दीज आर डायनामिकली इंड्यूस्ड। और थर्मली इंड्यूस्ड कौन सी है, आईटीसीजेड एंड पोलर हाई, दीज टू आर थर्मली इंड्यूस्ड, ठीक है। मैथ्स की भी फ्री क्लास होंगी बेटा, चिंता मत करो। जय, अर्थ के मोशन से फर्क पड़ता है, अर्थ के मोशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये चीजें रोटेट करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हॉर्स लैटिट्यूड समझ गए सारे बच्चे, कहां लोकेटेड है वो समझ लिया, उसकी स्पेशलिटी समझ ली, विंड समझ ली कौन सी फ्लो करेगी, इस रीजन में साइक्लोन्स काफी ज्यादा आएंगे। बिल्कुल, ये वाले जो थे दो थर्मली इंड्यूस्ड जो प्रेशर बेल्ट थे, टू आर थर्मली इंड्यूस्ड सूरज की रोशनी की वजह से, दैट वाज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दीज टू आर डायनामिकली थर्मली इंड्यूस्ड, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो विंड्स फ्लो करेंगी, इन विंड्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड से डोल्ड्रम्स की तरफ जो विंड फ्लो कर गई थी, जिनको हमने नाम दिया था ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, उनका ऑफिशियल नाम क्या है, ट्रेड विंड्स। क्यों है उनका ऑफिशियल नाम ट्रेड विंड्स, बिकॉज वो ट्रेडर्स को मदद करती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जो ट्रेडर्स थे वो इस विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यस, इसमें आपको सेल्स नजर आएंगे, दिस इज द हेडली सेल, दिस इज द फेरल सेल एंड दिस इज द पोलार सेल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। मनोज आप लिंक भेजो बेटा, आज रेड करनी है तो लिंक भेजो। प्रज्वल यार, मेरे एंड से वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकती, तो आप लोग अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज सकते हो तो प्लीज सेंड, मैं अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल थर्मली इंड्यूस सूरज की वजह से, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड दोनों जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। सिर्फ डोल्ड्रम एक होता है, बाकी सारे दो दो होते हैं, ठीक है। सेल है ये जो क्लोज्ड एनवलप ऑफ एयर फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है। ओके, एक एक चीज समझ आ गई, बिल्कुल फील हो जाना चाहिए अंदर तक, ठीक है। रेड ब्रेक लेते हैं, लिंक शेयर करो पहले सारे बच्चे, तब रेड ब्रेक लेंगे। तो ये ट्रेड विंड्स किसको बोला हमने, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज को बोला। ये वाली जो विंड थी वेस्टर्लीज, इनको बोला वेस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज को बोला ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड को भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम दिए जाएंगे, जितने डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पे वो फ्लो करेगा अभी देखेंगे। फाइनली पोलर ईस्टर्लीज थी। तो लेट्स लुक एट द विंड्स नाउ। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे इंड्यूस हुई थी, डायनामिकली इंड्यूस हुई थी। वो दोनों की टक्कर हुई थी, फिर हवा में उछाला था। कोरियोलिस फोर्स का रोल, एक्सक्यूज मी, यस, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड की स्पीड ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड की स्पीड ज्यादा होती है, क्यों होती है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आदि ये वाले पे नहीं, इस पे ऑलरेडी कर दिया एक बार, कोई दूसरे पे इस बार। मोबाइल फोन में भी रेड कर सकते हो, आपको कमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको अलग टैब में खोलनी पड़ेगी, या यूट्यूब की जो ऐप है वहां पे खोलनी पड़ेगी, ठीक है। सो रेड करनी है तो ये चीजें खोलनी पड़ेगी। कोरियोलिस फोर्स, अच्छा गौरव, क्विज हम रोज रात को 10 PM पे कर रहे हैं, आप आओ तो सही। नाइट फॉल में हम क्विज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लॉकिंग 10 PM पे आओ, खूब सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। पब्लिक करते हैं चैट को, अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सारे, ठीक है। पहले एक बार कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं। नाइट फॉल रोज रात को होता है 10 PM पे।
रेड क्या है, आपको कुछ नहीं करना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि आप 1.5 घंटा लगातार पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड फॉर 1.5 आवर्स। ये प्रूफ करने के लिए यू गो टू प्लेसेस एंड कमेंट देयर तिरंगा ओपी, तिरंगा ओजी, कि लोगों को पता लग जाए जीएटी असल में कहां से पढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल पूरा पढ़ा दिया जितना पढ़ना होता है। ठीक है, या आपको जो चैनल पसंद है उस चैनल का आप लिंक भेज सकते हैं ताकि बाकी बच्चे भी वहां जाकर रेड मार के आ सके और उनको भी पता लग सके कि आप अप्रिशिएट करते हैं। अर्थक्वेक इसी सीरीज में होगा यार। पहले एक बार आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस फोर्स, असेंट ऑफ एयर और ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, इनके बेसिस पे सबपोलार बनता है। हमने देख लिया था सबपोलार कैसा है, विंड्स यहाँ पे कौन सी मूव करती है हमने देख ली थी। देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोई चीज सीधे जाना चाहती थी बट वो सीधे नहीं जा पाती बिकॉज अर्थ रोटेट करती है ऐसे, और अर्थ की रोटेशन से जो चीज सीधे जाना चाहती थी वो सीधे जाने की जगह इस तरीके से कर्व्ड पाथ में जाती है। तो दिस इज कोरियोलिस अफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल, हिमांशु आप अलग से पीडीएफ पढ़ना, आराम से आपको समझ आ जाएगा। ओके वेद, मैंने आपका लिंक नोट कर लिया है, डोंट वरी। ठीक है, ओके, ठीक है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी लोकेशन देख ली थी। गौरव आपका डाउट क्या है बेटा? ओके, तैयार है सारे बच्चे, रेड के लिए तैयार है? हर कॉन्सेप्ट को फील दिला देते हैं, बिल्कुल यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अब रेड के लिए तैयार हो सारे बच्चे। आज हम वेद के दिए हुए लिंक पर रेड करेंगे। वी वुड गो एंड रेड ऑन द लिंक ऑफ द वेद, जो वेद हमें लिंक देगा। बिकॉज वेद ने आज काफी अच्छे से अटेंटिवली क्लास सुनी करी है, तो मैं चैट को पब्लिक करूंगा। वेद एक लिंक देगा आपको, उस लिंक पे जाके कमेंट करना है तिरंगा ओपी। देखते हैं वेद, बिल्कुल ठीक है। तो वेद ने दो, सारे बच्चे रेड कर सकते हो। वेद जैन ने जो, ओके वेद भाई की रेड सफल होती हुई या फेल हो गई? लगता है टीचर कमेंट ही नहीं देखता ये वाला। अनमोल अब सेशन के एंड में कल करेंगे। पोलर ये हमने देख लिया, विंड्स देख ली थी, ट्रेड विंड्स की बात कर ली। वी हैव डिस्कस द ट्रेड विंड्स। वापिस आ जाओ सारे, वापिस आ जाओ ना, वापिस आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है चलो, ओके। ट्रेड विंड्स की बात कर ली थी हमने, वेस्टर्लीज की बात कर ली थी, ईस्टर्लीज की। अब इनके बारे में जो सब पढ़ा है उसी को स्लाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना आराम से। प्लैनेटरी विंड्स, ये सारी जो विंड्स है, दीज विंड्स आर कॉल्ड एज प्लैनेटरी विंड्स। इनके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू वही स्लाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, जस्ट गो एंड रीड इट तसल्ली से, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो अभी तक पढ़ा वही सब क्लियर हो जाएगा इसको अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स जो अभी तक विंड्स पढ़ी वही वाली विंड्स है। अच्छा एमएस धोनी भाई, लास्ट ट्रेड आपकी उसकी करेंगे। तो ये 3 टाइप की थी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। ये विंड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रेड विंड्स कहां पे फ्लो करती हैं, वेस्टर्लीज कहां पे फ्लो करती हैं, पोलर ईस्टर्लीज कहां पे फ्लो करती हैं। जो सब ट्रेड विंड्स के बारे में चर्चा की वही सब स्लाइड में लिखी हुई है, रीड इट तसल्ली से कहां फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है, जो हमने अभी तक डिस्कशन किया वही सब लिखा हुआ है। इन्हीं को ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी करते हैं। ओके ठीक है, सो ट्रेड विंड्स की बात की थी, दीज आर द ट्रेड विंड्स जो आपको नजर आ रही हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट थी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज हमने देखा था सदर्न हेमिस्फीयर में दे आर स्ट्रॉन्गर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है। लैंड मास ज्यादा है तो पेड़ होंगे, जंगल होंगे, बिल्डिंगें होंगी, तो वो विंड से टकराएगी, विंड उससे और वो रुक जाएगी। बट सदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली ओशियंस ही है, इसीलिए विंड को अवरोध पैदा करने वाली कोई चीज नहीं होगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके सो ओशियंस में कोई अवरोध पैदा करने वाली चीज नहीं होगी, इसीलिए ओशियंस में जो विंड फ्लो करेगी दैट वुड बी फास्टर। सो वेस्टर्ली विंड्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर में तेज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ओके सो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम दिए जाएंगे। ठीक है, ओके सो अलग अलग एरियाज में इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s क्या क्या है। यू मस्ट नो दैट दीज आर वेस्टर्लीज जो सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करती है, और जैसे जैसे आप सदर्न में जाते हो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अलग अलग नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
सो वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों स्ट्रांग है वो समझ लिया। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s ये देख लिए। फाइनली लास्ट विंड थी पोलर ईस्टर्लीज, ये वीक इरेगुलर होती है, इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहती, कई बार ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए नीचे को आ जाती है, कई बार ऊपर चले जाती है। ओके ठीक है, ओके सो दिस इज क्लियर। तो ये विंड सिस्टम क्लियर हो गए। बाकी ये सब बहुत लोकल चीजें हैं, ये हम आगे किसी और सीरीज में पढ़ेंगे जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। आज का मेन मकसद यही था कि हमें प्रेशर बेल्ट समझना है, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी कितने बच्चे, ये फंडे क्लियर है सबको। क्वेश्चन है आपका अभिषेक बहुत सिंपल सा, इनमें से आपको बताना है इंडिया में जो मॉनसून आता है वो कौन सी विंड से आएगा। इंडिया में जो मॉनसून आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, वो कौन सी विंड से आता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल आंसर इसका होगा, कमेंट करो, इट इज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, दैट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। तो हमारे यहाँ जो मानसून आता है दैट इज ड्यू टू ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का मिला जुला रूप। पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से आएगा, तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो मेजर रेनफॉल हमारे यहाँ करता है दैट कम्स बिकॉज ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है हमारे यहाँ वो आता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, अच्छा क्वेश्चन है। सो आज यहीं पे रुकते हैं, हमने प्रेशर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, विंड सिस्टम, परमानेंट विंड सिस्टम समझ लिया है। आई होप आप आज के सेशन से आपको फायदा हो। कल से ये सीरीज कंटिन्यू होगी या नहीं ये आपका बिहेवियर बताएगा कि वेदर इट इज गोइंग टू शेयर लाइक इट इज गेटिंग प्रमोटेड और नॉट। लास्ट रेड करके सेशन एंड करते हैं। एमएस धोनी भाई एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे जाके लास्ट रेड कर दो। अर्थ को एक नेक्स्ट लास्ट गुड बाय रेड है, एमएस धोनी भाई की ख्वाहिश आपको बिना लिंक दिए, चलो कोई बात नहीं। एमएस धोनी मैडम पे रेड शेयर किया है, एमएस धोनी की वीडियो की वही खत्म हो गई और करेंगे। टिल देन ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है, बिल्कुल रात को करने का कोशिश करेंगे। अनमोल रेड मास्टर है, अनमोल ही रेड पढ़वा पाता है, बाकी सबकी रेड फेल। ठीक है, अनमोल का हैप्पी बर्थडे भी है, तो अनमोल हैप्पी बर्थडे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं। आई होप आप आज के सेशन में आपको चीजें समझ आई हो अच्छे से। वी आर डन विद प्रेशर बेल्ट्स। अब इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी स्टैटिक पार्ट ये इसमें मतलब ये कुछ समझने का इतना नहीं है। ब्रीजेस के नाम क्या होते हैं ये, और ये लोकल विंड्स किस एरिया में विंड को क्या बोला जाता है ये हम डिस्कस कर लेंगे, मैं डिस्कस भी करा दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक क्लास और लगेगी बट वो जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, वो क्लाइमेट की क्लास आएगी, उसमें ये चीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी जितनी थी वो हमने कंप्लीट कर लिया लगभग। ठीक है, आई होप आज आपको मजा आया हो। इसी तरीके से सीरीज चाहते हो आगे तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है सीरीज को शेयर कर दो और अपने टेलीग्राम चैनल पे साथियों को जोड़ लो, बिकॉज फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन होगा क्लासेज होंगी उसका मैं टेलीग्राम पे आपको नोटिफाई कर दूंगा। 10 PM पे रात को नाइटफॉल होता है। आज आई गेस इट इज नॉट देयर, बट होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आज है, वैसे शायद आज है नाइटफॉल। ठीक है, लगा लेंगे, चिंता मत करो, वी वुड प्लान। ओके ठीक है, सो दैट्स ऑल। कल से वी वुड सी कि करना है या नहीं करना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ हो गए हैं सबके। अब मिलते हैं जल्दी, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ पीडीएफ के लिए और 1-to-1 पूछने के लिए। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।